नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सातवाहन वंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने यह देखा कि जो सातवाहनों का जो अंधकार युग था वो हमने देख लिया था। आरंभिक शासक देखे और आरंभिक शासकों के बाद अंधकार का युग जो था वो देखा। उसमें भी अपालिक और कुंतल सातकर्णी और हाल, इनको हमने देख लिया था। हाल बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक था और आरंभिक शासकों में सातकर्णी प्रथम बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक था। उत्तरवर्ती शासकों में जहाँ पे अब ये पुनरुत्थान काल चलेगा उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, तो आप इन तीन शासकों को विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके अलावा भी आप ध्यान रखना, आजकल आरपीएससी का जो आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो छोटे शासकों को लेकर अधिक सवाल पूछे जाने का है। नेट जैसी एग्जाम में तो छोटे शासकों से भी सवाल पूछ ले जाते हैं, क्योंकि नेट का पेपर बहुत स्तरीय पेपर होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है ना। नेट के पेपर में प्रश्नों की पुनरावृत्ति बहुत कम होती है। आप लोगों को पता ही है, नेट हमेशा नई सवाल बनाती है। कहते हैं कि नेट वाले जो होते हैं ना वो पेपर खोद कर बनाते हैं, खोद कर निकाल के लाते हैं। हर बार नए सवाल, बहुत कम पुनरावृत्ति होती है नेट के सवालों में, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए अच्छा स्कोर हो जाता है, बच्चे सफल हो जाते हैं ना। तो चलिए आज की क्लास का जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। सातवाहन हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सातवाहन हम पढ़ रहे थे। सातवाहनों का पुनरुत्थान काल हम आज पढ़ेंगे। पुनरुत्थान काल, ठीक है। सातवाहन काल का पुनरुत्थान हम यहाँ पे जो है आज हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो आज हम पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है। जिसके बारे में जो जानकारी है वो हमको नासिक प्रशस्ति से प्रमुख रूप से मिलती है ना। और इसका जो संघर्ष होगा मेन वो होगा शकों के साथ में। तो इसमें बस दो ही पॉइंट बड़े हैं, एक तो इसका शकों के साथ जो संघर्ष हुआ वो, और दूसरा नासिक प्रशस्ति हम देखेंगे, ठीक है। नासिक प्रशस्ति वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासनकाल में गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के द्वारा लिखवाई गई थी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की है वो, ठीक है। और उसमें हमको गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों की जानकारी मिलती है और उसके द्वारा जो उपाधियां धारण की गई थी उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी को हम आज पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो नाम विद्यार्थियों में लिखना चाहूँगा गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही, है ना। इसमें काल में जो एक नंबर पे जो हम लिखेंगे वो जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। इनका जो कार्यकाल 103 से 130 एडी तक जो है माना जाता है। 103 एडी से 130 एडी तक माना जाता है। इनसे पहले का जो शासक थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको, शासनकाल के बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी में हम पढ़ेंगे क्या? एक तो इनका शकों के साथ संघर्ष जो हुआ वो पढ़ेंगे, शकों के साथ संघर्ष पढ़ेंगे। और दूसरा हम इसमें देखेंगे नासिक प्रशस्ति को देखेंगे, ठीक है। नासिक प्रशस्ति को हम देखेंगे। तो ये थे ये 103 नहीं 106 से है, 106 से 130 एडी के बीच में है। और ये दो पॉइंटों को हम इसमें पढ़ेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, सातवाहन वंश का यह सबसे प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। सर्वाधिक विस्तार इन्होंने ही किया। और इसके समय मैंने आपको पहले बताया क्षयरात वंश की स्थापना, अंधकार युग जब सातवाहनों का चल रहा था तब हो चुकी थी। तो क्षयरात वंश के शासक नहपान व उसके एक दामाद हुआ करते थे उषावदत्त, उन दोनों के साथ में इसका संघर्ष चलता है, जिसकी जानकारी हमको नासिक लेखों से मिलती है। और नासिक के ही लेख हैं। एक इसने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष का है
और एक इसके शासनकाल के 19वें क्या, एक है 24वें वर्ष का, ठीक है, इनसे मिलती है। इसके अलावा कार्ले का भी एक लेख है, उससे भी इसकी शक विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बात हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक परिचय में हम यही लिखेंगे कि इसमें सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो यही था, और इसने सर्वाधिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलो मैं लिखता हूँ और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि सातवाहन वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसने सातवाहन वंश का सर्वाधिक विस्तार किया। जिसने सातवाहन वंश का सर्वाधिक विस्तार किया, ठीक है, जिसने सातवाहन वंश का सर्वाधिक विस्तार किया। और इसका जो संघर्ष चला वो चला शकों के साथ में, और शक में भी जो नहपान और उसके दामाद उषावदत्त थे उनके साथ इसका जो है संघर्ष चला था, ठीक है। तो यह बात भी हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो उसकी जानकारी जोगलथम्बी से जो मुद्रा भंडार मिले हैं ना, उससे हमको बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है, उसकी बात मैं यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विस्तार किया। इसके समकालिक शक शासक नहपान व उसका दामाद उषावदत्त, या इसको ऋषभ दत्त भी कहा जाता है, ऋषभ दत्त था, जो कि छहरात वंश से था, ठीक है, जो कि छहरात वंश से था। इनको इसने पराजित किया था, ठीक है, जिसकी जानकारी हमको निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। इनको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। इनको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था, जिसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। इसकी जानकारी जो है निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। तो सॉरी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। अब उन स्रोतों में मैं यहाँ पे जो है नासिक का अभिलेख है उसकी बात करूँगा। नासिक का अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल के दो ये नासिक से 2 लेख मिले हैं। एक इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है और एक इसके शासनकाल के 24वें वर्ष का है, ठीक है। तो 18वें वर्ष के लेख में यह उल्लेख मिलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकाल की गांव जो था वो दान में दिया था, है ना, अजकाल के ग्राम दान में दिया था। और
आजकल के गांव को पहले शकों ने भी और बौद्धों को दान में दिया था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब शकों ने भी इस गांव को दान में दिया और बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी इस गांव को दान में दिया। यह बात यह दर्शाती है कि पहले आजकल के गांव शकों के अधीन था, तब शकों ने बौद्धों को यह गांव दान में दिया। मगर जब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया तो वो सारा क्षेत्र वापस सातवाहनों के अधीन आ गया। तब फिर सातवाहनों ने उस क्षेत्र को पुनः बौद्धों को दान में दिया था। यह अर्थ निकलता है इस बात का। ठीक है, और इसमें वेणकटक स्वामी की उपाधि भी गौतमीपुत्र सातकर्णी को दी गई है क्योंकि इसने इस क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, सातवाहनों के क्षेत्र को, शकों के क्षेत्र को जीत लिया था, है ना। और यहाँ पे वेणकटक नामक नगर की भी स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्रोतों में हम सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, ठीक है, नासिक अभिलेख, ये हेडिंग डालेंगे इसमें। और अब इसमें जो है हम आगे लिखते हैं नासिक अभिलेख में। तो इसके नासिक में गौतमीपुत्र सातकर्णी के हमको 2 लेख मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से 2 अभिलेख मिलते हैं। 2 अभिलेख मिलते हैं। एक शासनकाल के 18वें वर्ष का, 18वें वर्ष का तथा दूसरा 24वें वर्ष का है। दूसरा जो है 24वें वर्ष का है। ठीक है, दूसरा 24वें वर्ष का है। तो इस प्रकार का मामला है। अब अब ये जो 24वें वर्ष का लेख है, इस 24वें वर्ष के लेख में यह जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अजकाल के ग्राम बौद्धों को दान में दिया था। यह बात मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँगा, थोड़ा पेन में बदल लेता हूँ। ठीक है, ये जो है 24वें वर्ष का ये वाला मामला, इस लेख में मैं यहाँ पे लिखूँगा, इस लेख में लिखा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस लेख में लिखा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अजकाल किए ग्राम बौद्ध संघ को दान में दिया था। ठीक है, अजकाल के गांव बौद्ध संघ को दान में दिया था। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। तथा वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी, वह वेणकटक नगर भी बसाया था। ठीक है, दान में दिया था, जो कि ये गांव पहले शकों के द्वारा भी बौद्धों को दान में दिया गया था। यह बात मैं इसमें कंटिन्यू लिखता हूँ। आजकल के ग्राम बौद्ध संघ को दान में दिया था। इस ग्राम को या ये क्षेत्र, ये क्षेत्र पहले शकों के अधीन थे।
शकों के अधीन थे, इतना लिखते हैं हम, है ना। ये क्षेत्र पहले शकों के अधीन थे। अब ये शकों के अधीन होने का मतलब और फिर इन्होंने दान में देने का मतलब क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्षेत्र जब पहले शकों के अधीन थे तो अब इन्होंने दान में क्यों दिया, क्योंकि शकों के ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विजय पा ली है, तभी तो ये क्षेत्र इनके अधीन होने से और इनके अधीन हो गए, है ना। और जब इनके पास होंगे तभी तो हम किसी को दान में देंगे, भाई कोई चीज हमारे पास होगी तभी तो हम इसको दान में देंगे, दूसरे चीज को हम दान में थोड़ी ना दे सकते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर सॉरी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, मैं यहाँ पे लिखूंगा गौतमीपुत्र लिख रहा हूं मैं ना, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करके वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करके वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण करके वेणकटक नामक नगर बसाया। वेणकटक नामक नगर बसाया, ठीक है, वेणकटक नामक नगर बसाया। तो यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, कई बार यहाँ से सवाल जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको उतारें। अब मैं शकों के ऊपर इसने जो विजय हासिल की थी उसका दूसरा जो लेख है दूसरा जो स्रोत है वो है कारले का लेख, जो कि 18वें वर्ष का ही है इसी के शासनकाल के, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम जो था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दान में दिया था। ये ध्यान रखना, करजक ग्राम को पहले शकों ने भी बौद्धों को दान में दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। शकों ने जो दान में दिया था वो करजक दिया था, न कि अजकाल किया। अजकाल किया तो शकों के अधीन ही था, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और फिर हम जो है आगे की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ पूरे कोई इसी को ना। नासिक प्रशस्ति हम पढ़ेंगे भी बाद में, पहले हम अन्य सारे स्रोत देख लेते हैं, फिर नासिक प्रशस्ति को भी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए, आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा होगा विद्यार्थियों। आप इसको शेयर करना अपने यार दोस्तों के साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह क्लास पहुंचे और सभी को इसका फ़ायदा मिले, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, इसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगा। और देखो, मेरी मेहनत तो उतनी ही होनी है, चाहे आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो क्यों न उस जो मेरी मेहनत हो रही है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो। और आपके एक शेयर करने से किसी के 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मली बच सकते हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना उसको लोग मार्केट में कोर्स बना बना के 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं, वो भी बेरोजगारों से पैसा ले रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का एक शेयर जो है ना वो किसी का 8-10 हज़ार रुपये बचा सकता है ना। तो आप ज़रूर इसको शेयर करना, ऐसा आप लोगों से निवेदन रहेगा मेरा। नंबर 2 पे मैं लिखूंगा कारले का लेख, है ना, कारले का लेख। कारले का लेख जो है हम इसकी बात करने वाले हैं, कारले का लेख की। कारले का लेख यह भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल के 18वें वर्ष का है, ठीक है। वही बात मैं बोल के सुना चुका हूँ, फिर बार बार नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यह लेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल के 18वें वर्ष का है, ठीक है, 18वें वर्ष का है। ये पेन भी फीका पड़ चुका है, 18वें वर्ष का है। और इसमें जानकारी क्या मिलती है कि वो जानकारी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गौतमी पुत्र
सातकर्णी द्वारा, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा करजक ग्राम बौद्धों को दान में दिए जाने का उल्लेख है। बौद्धों को दान में दिए जाने का उल्लेख है, जो करजक ग्राम बौद्धों को दान में दिया था। ठीक है, यह जानकारी हमको मिलती है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, करजक ग्राम बौद्धों को पहले शकों ने भी दान में दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि शकों के ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय को यह दर्शाता है। ठीक है, यह ग्राम शकों ने भी बौद्धों को दान में दिया था। इस प्रकार यह ग्राम 2 बार बौद्धों को दान में मिला। बौद्धों को दान में मिला, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा ग्राम बौद्धों को 2 बार दान में मिला था, तो करजक ग्राम जो है ये शकों को 2 बार दान में मिला था। एक बार दिया था शकों ने और दूसरी बार दिया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, जिसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जिसकी जो जानकारी है वो हमको मिल जाती है कारलेख का जो लेख है उससे मिलती है, जो कि शासनकाल के 18वें वर्ष का लेख मिलता है। ठीक है, शकों में जो नाम मिलते हैं वही शक में नहपान और उषादत्त के नाम मिलते हैं। यहाँ पे लिखने की वैसे आवश्यकता है नहीं। ये जो शक है, शक का मतलब नहपान है ना, नहपानी था इस समय शासक, नहपान और इसका दामाद उषादत्त, ये दोनों ही थे ना, यही थे। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। इसके अलावा अब हमको एक जोगलथम्बी से मुद्रा भंडार मिला है। जोगलथम्बी जो स्थान है वो हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में जो है जोगलथम्बी मुद्रा भंडार हमको मिला है, जो कि 1906 में मिला था और 13,200 और शायद 50 के समथिंग यहाँ से मुद्राएं मिली हैं, सिक्के मिले हैं, जिनके ऊपर जिनमें से करीब 9,000 मुद्राएं ऐसी हैं, 9200 के समथिंग, 9270 है शायद आंकड़ा, 9270, जिनमें एक साइड तो जो है शकों के लेख हैं, है ना, और दूसरी साइड सातवाहनों के लेख हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दोबारा उसके ऊपर अंकन करवाया गया है, पहले किसी और का अंकन था, बाद में किसी और का अंकन है। ठीक है, इस प्रकार से मिलता है। और जो शकों ने जो अपने लेख लिखवाए थे वो इसमें खरोष्टी लिपि में लिखवाए थे, और सातवाहनों के जो लेख मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, है ना। जोगलथम्बी मुद्रा भंडार ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जोगलथम्बी मुद्रा भंडार से मिले जो सिक्कों का ढेर है वो हमको सातवाहनों की शकों के ऊपर विजय की जानकारी देता है। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3रे नंबर पर जोगलथम्बी मुद्रा भंडार। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, नेट जैसी एग्जाम में बहुत बार यहाँ से सवाल जो है पूछा गया है। जोगलथम्बी मुद्रा भंडार, जोगलथम्बी मुद्रा भंडार। ठीक है, जोगलथम्बी मुद्रा भंडार पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, खोजा कब गया, ये मैं थोड़ा सा इसमें जो है लिख देता हूँ। चलो सन को मैं इस कलर से लिख देता हूँ। खोजा गया था 1906 में, खोजा गया कब? 1906 ईस्वी में। कुल मुद्रा जो मिली, कुल जो सिक्के मिले वो मिले थे 13,250, जिनमें से इनमें से जो 9270 सिक्के
पुनः मुद्रित थे, पुनः मुद्रित थे। पुनः मुद्रित का मतलब 2 बार अंकन किया गया था। 2 बार में एक बार तो किया गया था शकों द्वारा, शकों द्वारा, ठीक है, और एक किया गया था 7 सॉरी एक किया गया था 7 वाहनों के द्वारा, है ना, 7 वाहनों द्वारा, ठीक है, एक शकों द्वारा, एक 7 वाहनों द्वारा। तो शकों द्वारा जो किया गया था, ये किया गया था शकों ने सॉरी खरोष्ठी लिपि में किया था, और 7 वाहनों ने ब्राह्मी लिपि में इस पे लेख लिखवाए थे, ठीक है। ये तो था खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और ये था हमारा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इसमें यह किया गया था, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से एक ही सिक्के पर 2 बार अंकन मिलना यह दर्शाता है कि पहले शकों ने उस पर अंकन करवाया था, दोबारा जो अंकन करवाया वो 7 वाहनों ने करवाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शकों के ऊपर 7 वाहनों की विजय हुई थी। ये माना जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 16 वर्ष तक लगातार युद्ध की तैयारी की, और 17वें वर्ष जो है शकों पर आक्रमण किया, और अंततः नहपान व उषावदत्त पराजित हुए और गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय हुई, ठीक है। यह बात हमको नासिक लेख से भी मिल जाती है वैसे, और कई सारे क्षेत्र इसने फिर जीते थे, है ना, जिसमें हम बात करें तो जो है अवंती है, आकर है, अपरांतक है ना, और कुकुर है, सूरत है, ठीक है, ये सारे क्षेत्र हैं। ऋषिक क्षेत्र भी है, अस्मक है ना, अस्मक गोदावरी नदी वाला क्षेत्र, है ना। ऋषिक में जो क्षेत्र आता है वो कृष्णा नदी वाला क्षेत्र आता है। सूरत में सौराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है। कुकुर में काठियावाड़ वाला क्षेत्र आता है। अवंती पश्चिमी मालवा, और आकर पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। ऐसे ही अनूप क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के क्षेत्र वाला आता है। इसके अलावा विदर्भ का क्षेत्र भी इन्होंने जीता, ठीक है सॉरी। तो ये सारे क्षेत्र थे जो इसने इस घटना के बाद जीते थे, ठीक है। तो अब मैं इन बातों को यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, ये सिक्के इस प्रकार हम इस प्रकार, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ कि ये पुनः मुद्रित सिक्के, ये पुनः मुद्रित सिक्के शकों पर 7 वाहनों की, शकों पर 7 वाहनों की विजय को दर्शाते हैं, विजय को दर्शाते हैं। शकों की शकों पर 7 वाहनों की विजय को दर्शाते हैं। अब ये विजय कैसे हुई थी वो बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 16 वर्ष तक युद्ध की तैयारी की, युद्ध की तैयारी की, तथा 17वें वर्ष शकों पर आक्रमण किया, तथा नहपान व उसके दामाद को पराजित किया। नहपान व उसके सॉरी उसके दामाद ऋषभ है दत्त को पराजित किया, ऋषभ दत्त को पराजित किया। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो को पराजित किया, तथा अपनी साम्राज्य का
विस्तार किया, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए। अब देखो कौन कौन से क्षेत्र थे वो मैं अगली स्लाइड पे लिखना चाहूँगा। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें प्यारे साथियों, और मैं जो है अगली स्लाइड पे आकर और एक एक क्षेत्र के बारे में यहाँ पे डिटेल से चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप जो है इसको उतारें। ठीक है, आपको समझ में तो गजब तरीके से आ रहा होगा, मैं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन यहाँ पे छोड़ता नहीं हूँ। और अब आप के ऊपर है कि आप मेरे को कैसा रिजल्ट दोगे, बाकी मैं मेरी मेहनत दिलो जान से कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये मैंने मिटा दिया है और अब हम जो है आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने जीते। क्षेत्रों की मैं बात करूं तो पहला मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, जैसे मैं लिखूं अवंती। अवंती में लिखा तो अवंती में आता है पश्चिमी मालवा। ठीक है, पश्चिमी मालवा इसने जीता एक तो। ठीक है, नंबर 2 पे मैं बात करूं तो अवंती के साथ में मैं आकर लिख देता हूं, आकर। आकर में आ जाएगा पूर्वी मालवा। ठीक है, पूर्वी मालवा। नंबर 3 पे जो है, नंबर 3 पे हमारे हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो है कुकुर लिख देंगे। ठीक है, अनूप लिख देता हूँ मैं, ए पे आपको बढ़िया याद होगा। अनूप में आ जाएगा नर्मदा नदी का क्षेत्र, नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा जो है अनूप हो गया, अवंती हो गया, आकर हो गया। ठीक है, और ए पे एक और क्षेत्र है जो गोदावरी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसको मैंने आपको एक बार जब महाजनपद पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि अस्मक जनपद भी होता है, तो उस अस्मक के नाम पे ही है अस्मक क्षेत्र, वो गोदावरी के आसपास वाला क्षेत्र है ना, वो भी ए पे ही है। ए वाले देखो कई सारे हो गए, तो आपको इस प्रकार से याद करने में सहूलियत रहेगी, है ना। अस्मक जो है ये गोदावरी के आसपास वाला क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, और नंबर 5 पे मैं लूँ तो यहाँ पे एक अप्रांत तक भी आता है, अप्रांत, है ना, अप्रांत। ठीक है, ये अप्रांत भी आता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा और 6ठे नंबर पे मैं बात करूँ अप्रांत के अलावा तो जो है एक हमारा आता है ऋषिक क्षेत्र, है ना, ऋषिक क्षेत्र। ऋषिक क्षेत्र में आता है कृष्णा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, है ना, कृष्णा नदी के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, कृष्णा नदी के आसपास वाला क्षेत्र। फिर नंबर 7 पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो और हमारे जो है सूरत आ जाएगा, सूरत आ जाएगा। सूरत जो है सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र वाला, है ना। सूरत क्या है, सौराष्ट्र वाला है। इसके अलावा जो है कुकुर आ जाएगा, कुकुर जो है ये है हमारा काठियावाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं। विदर्भ भी इसमें शामिल है, विदर्भ को भी आप ध्यान में रखना, विदर्भ, है ना, विदर्भ। ठीक है, विदर्भ भी इसमें शामिल है। तो इतने सारे क्षेत्र हैं प्यारे साथियों, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य में शामिल किए। फिर इसमें से 3 नाम दे देगा, एक आधा नाम कोई अलग दे देगा, और फिर पूछेगा कि कौन सा शामिल किया था या नहीं किया था। इस प्रकार का सवाल बनता है। आजकल आरपीएससी भी पूछने लगी है, नेट वाले और प्रोफेसर वाले तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना, यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, और उसको भी मतलब स्कूल वाक्यता वाले भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा सवाल बन सकता है। ठीक है, अब आप इसको उतारें और मैं जो है
अब नासिक प्रशस्ति की मैं बात कर लेता हूँ। जो नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो विजयों का जो उल्लेख किया गया है उनकी हम बात करेंगे अब, है ना। उसमें क्या क्या बात मिलती है वो बात हम कर लेते हैं। बस इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो विजय हैं, उनकी उपलब्धियां जो हैं, उसी की बात की गई है अधिकतर, है ना। खासकर उपाधियों की बात की गई है, ठीक है। तो उपाधियों को ही हम एक तरीके से लिखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम नासिक प्रशस्ति पढ़ लेते हैं। नासिक प्रशस्ति, ठीक है। हेडिंग डालता हूं नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति, ठीक है। नासिक प्रशस्ति हम पढ़ेंगे। देखो, नासिक प्रशस्ति जो लिखवाई गई थी वो लिखवाई गई थी, ये है किसके काल की, पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूं। तो ये है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की, है ना। शासनकाल के 19वें वर्ष की है ये। एक बात तो ये ध्यान रखना, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की ये है, ठीक है। और इसको जो लिखवाया गया था वो लिखवाया था गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। गौतमी बलश्री कौन थी? ये थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता, है ना। गौतमी इसीलिए तो आता है गौतमी पुत्र, सातकर्णी की माता थी ये ना, सातकर्णी की माता, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी। शिव श्री सातकर्णी इनके शिव शक्ति इनके पिता थे। सातकर्णी के पिता का नाम क्या था? शिव शक्ति था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनके जो पिता थे, मैं यहाँ पे लिख दूँ पिता, इनके पिता कौन थे? शिव शक्ति थे, है ना। शिव शक्ति इनके पिता थे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यह जो नासिक प्रशस्ति है ये ब्राह्मी लिपि में है, और इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो प्राकृत भाषा है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, और गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी यह देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आगे कि भाषा, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, है ना। लिपि ब्राह्मी जानकारी क्या देती है? जानकारी यह देती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी देती है ना। यहाँ पे लिखूंगा गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी देती है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी देती है, जैसे इसकी जो उपाधियां है ना, उसी में इसकी उपलब्धियां मिल जाती हैं ना। इसकी जो उपाधियां मिलती हैं उसी में ही उपलब्धियां मिल जाती हैं। जैसे इसमें एक उपाधि इसकी मिलती है क्षत्रिय दपमान मर्दनस, है ना। क्षत्रिय दपमान मदनस की उपाधि मिलती है ना। इसके अलावा जो है इसको अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, है ना, वर्णाश्रम धर्म का रक्षक, अनेक समरा विजय पताका, है ना, अनेक समरा विजय पताका, सर्व जो है सर्वराज लोकमंडल, है ना। एक सर्वराज लोकमंडल है, सभी क्षेत्रों का राजा, है ना। इस प्रकार से है सभी क्षेत्रों का राजा। तो बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद्यार्थियों, देखिए कुछ एक उपाधि मैं लिख दूंगा, पूरी तो बहुत सारी हैं, इसमें करीब 10-15 से ऊपर उपाधियां मिलती हैं,
लेकिन जितनी मुझे याद आती हैं मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो मैं लिख रहा हूँ जो है अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि मिलती है। एक मिलती है आगमन निलय, मैं पहले लिखा भी चुका हूँ इसको ना, आगमन निलय। और इसके अलावा जो है वर्णाश्रम धर्म का संरक्षक, वर्णाश्रम धर्म का संरक्षक है ना, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक है ना, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, ठीक है। इसके अलावा इसकी उपाधि मिलती है एक क्षत्रिय दप मान मदनस, क्षत्रिय दप मान मदनस है ना, क्षत्रिय दप मान मदनस। इसका अर्थ, इसको भी मैं लिखा चुका हूँ, क्षत्रियों के मान व घमंड को नष्ट करने वाला है ना, क्षत्रियों के मान व घमंड को नष्ट करने वाला, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो उपाधियां मिलती हैं वो मिलती हैं तीन समुद्रों का स्वामी है ना, तीन समुद्रों के साम्राज्य का स्वामी, तीन समुद्रों से जो तीनों समुद्रों को जीतकर पताका फहराने वाला स्वामी, इस प्रकार से मिलती है ना। मतलब तीन समुद्रों का स्वामी, तो खैर समुद्रों का तो स्वामी नहीं कहेंगे, तीन समुद्रों से जो घिरी हुई पताका है उसको जीतने वाला स्वामी, इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो तीन समुद्रों का तीन समुद्रों को जीतकर पताका फहराने वाला स्वामी, हम ऐसे लिख देते हैं ना, तीन समुद्रों का स्वामी। तो फिर क्या, तीन समुद्रों को, वैसे ये भी ठीक है, तीन समुद्रों को जीतकर पताका फहराने वाला, ठीक है। इसके अलावा शक पहलव और इनका नाश करने वाला, शक पहलव यवनों का नाश करने वाला, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसको ययाति और जो राम के जो वंशज हुए थे ना उनका माना जाता है, ययाति, नहुस, सगर है ना, ययाति, नहुस, सगर आदि का मतलब आदि के जो है वंशज टाइप माना जाता है इसको ना, मतलब उनसे इसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो ये बहुत सारी उपाधियां मिलती है ऐसे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रघु जो है ना, राजा रघु के बाद से ये सारे राजा हुए थे। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भगवान श्री राम जो हुए थे, श्री राम के से पहले इनका जो वंश शुरू हुआ भगवान श्री राम का, वो रघु से शुरू हुआ ना, तभी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई है ना, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसा इसीलिए कहते हैं ना। तो उनके समान इसको माना गया है ना, उनसे तुलना की गई एक तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, एक तो ययाति का नाम आता है ना, एक सगर का आता है, सगर है ना, ययाति, सगर। और जो है अम्बरीश का आता है, अम्बरीश है ना, अम्बरीश। और मैं राम लिख देता हूँ, से तुलना की गई है इसकी है ना, से तुलना की गई है। और भी बहुत सारी उपाधियाँ मिलती हैं, आप जो है इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। महत्वपूर्ण जो उपाधियाँ हैं वो यही है, बस ये आप ध्यान रखना, ये 1 2 3। और ये क्षत्रियों का नाश, ये तो इसने किया ही था, ठीक है, ये तो मिलती ही हैं। लेकिन ये शुरू की जो उपाधियाँ हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से ही सवाल जो है पूछा जाता है। आगे
सवाल पूछे जाने की संभावना जो होती है ना बहुत कम है, इनकी संभावना बहुत कम रहती है ना। ये शक पहलुओं के ऊपर तो विजय प्राप्त की थी, ये तो सबको पता है, ये तो यहाँ से जानकारी मिल ही जाती है, ठीक है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, धर्म सहिष्णु शासक था, है ना, और द्विज और द्विजेतर दोनों की ये रक्षा करता था, धर्म सहिष्णु था, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, धर्म सहिष्णु शासक था, है ना, धर्म सहिष्णु शासक था, ठीक है, धर्म सहिष्णु शासक था, जिसने द्विज व द्विजेतर दोनों की रक्षा की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इस प्रशस्ति में एक बात और मिलती है, इस गौतमी बलश्री ने जो दान दिया था उसकी बात मिलती है ना, इसके द्वारा दान दिए जाने के बाद, मैं यही लिख देता हूं, है ना, इसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। यह जो दान दिया गया था वो दिया गया था नासिक में, वह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। नासिक में दिया था, भदावली गांव दान में दिया था, बौद्ध संघ को ना, भदावली बौद्ध संघ को दान में दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या था भदावली बौद्ध संघ, वैसे आप चलो मैं लिख ही देता हूँ, भदावलीय गांव, भदावलीय गांव जो है बौद्ध संघ को दिया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो मामला था वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। जोगलथम्बी मुद्रा भंडार, नासिक प्रशस्ति, नासिक लेख, दोनों अलग अलग मामले हैं, ध्यान रखना। कारले का लेख भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम इसके उत्तरवर्ती जो शासक हैं उनको पढ़ के, और अगली क्लास में हमारा जो प्रमुख शासकों वाला पॉइंट है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर सातवाहनों की कला पढ़ेंगे, फिर सातवाहन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।